हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चों का स्वागत है आपके इस प्यारे अमेजिंग प्लेटफॉर्म बिहार एग्जाम्स वाला पर। और यहाँ पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र के बारे में। पहले हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे और उसी के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सुहानी, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग निखत, गुड मॉर्निंग अंकिता, गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चों का स्वागत है आज की क्लास में। और जल्दी से फटाफट इस क्लास की जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी साझा कर दीजिए ताकि वो सारे बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाएं जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग मोहम्मद गुल, दिव्या भारती, गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरुआत करेंगे अपनी आज की क्लास की और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। टॉपिक आज का रहने वाला है तंत्रिका तंत्र या जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी कनेक्ट हो सकते हैं क्योंकि यहीं पर आपको क्लास के नोट्स मिलेंगे। कल की क्लास की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर की जा चुकी है। तो अगर किसी ने कल की क्लास के नोट्स को रिवाइज करना है तो वो टेलीग्राम से उन नोट्स को रिवाइज कर सकता है। जुड़ने का तरीका बहुत ही आसान है, साइंस बाय हिमानी मैम के नाम से सर्च कर लेना या फिर ये जो कोड दिया हुआ है इस कोड को आप स्कैन करेंगे तो आप मेरे साथ डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप पर कनेक्ट हो जाएंगे। यहीं पर आपको क्लासेस की जानकारी मिलती है, सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे अपनी आज की क्लास की। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है नर्वस सिस्टम या जिसको हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसे हम कहेंगे नर्वस सिस्टम या उसे कहा जाता है भाई तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम या जिसे हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। पहले जानेंगे कि तंत्रिका तंत्र आखिरकार है क्या। देखो, तंत्रिका तंत्र की अगर मैं बात करूं तो हमारे शरीर के अंदर बॉडी में जितने भी अंग हैं, हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी टिश्यूज हैं, जितने भी ऊतक हैं, सभी अंगों को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी जिसकी है वो है तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र का काम होता है आपके सभी बॉडी ऑर्गन्स को क्या करना, सभी बॉडी ऑर्गन्स को कंट्रोल करना, सभी बॉडी ऑर्गन्स को नियंत्रित करना। ये काम आपके तंत्रिका तंत्र का होता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग जो बच्चे अभी भी क्लास के साथ कनेक्ट हुए हैं, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तंत्रिका तंत्र की अगर मैं बात करूं तो तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा नर्वस सिस्टम मेन काम क्या करेगा तो इसका मुख्य काम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी हमारे शरीर के अंगों को नियंत्रित करना और नियंत्रित करने के बाद उनमें समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन करना, ताकि सारे अंग मिलकर बॉडी के जो काम है, जो बॉडी के कार्य हैं उसको कर पाए। ठीक है, जैसे पाचन का कार्य हो गया, श्वसन का कार्य हो गया, उत्सर्जन का कार्य हो गया, जो भी आपकी बॉडी के अंदर काम हो रहे हैं उन सभी कामों में सारे अंग मिलकर भागीदारी लें। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो काम है वो कौन करता है, वो आपका कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम। तो याद रखेंगे इसका मुख्य कार्य है नियंत्रण एवं समन्वय। याद रखेंगे नियंत्रण एवं समन्वय जो है वो यही काम करेगा। याद रखेंगे समन्वय का मतलब हो जाएगा भाई ताल में, समन्वय जो होगा वो ताल में जो होगा वो यही आपका करेगा। ये चीज आपको याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है। लेकिन अकेला ये इसमें हेल्प नहीं कर पाएगा, इसके अलावा भी यहाँ पर एक और तंत्र होता है जो मदद करता है और उसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। यानी जो आपका नर्वस सिस्टम है इसी की मदद करेगा एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हम कहते हैं अंतःस्रावी तंत्र, जिसको अंतःस्रावी तंत्र बोलेंगे। और ये अंतःस्रावी तंत्र का काम क्या होगा, हार्मोन्स बनाने का। तो टाइम टू टाइम आपके शरीर में हार्मोन्स वगैरह बनते रहते हैं और ये हार्मोन ही आपके तंत्रिका तंत्र की मदद करेंगे ताकि आपके शरीर के अंदर जो कार्य है, बॉडी जो है वो सही तरीके से काम कर पाए। ठीक है, अब जब हम तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए ब्रेन, आपका मस्तिष्क, क्योंकि जो ब्रेन है यही आपकी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा है। अगर किसी व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद कर दे, ब्रेन काम करना बंद कर दे तो व्यक्ति की डेथ हो जाती है, व्यक्ति मर जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। याद रखेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जब हम तंत्रिका तंत्र की बात कर रहे हैं तो तंत्रिका तंत्र जो है ये दो भागों में बटा हुआ है। याद रखेंगे,
तंत्रिका तंत्र की अगर मैं बात करूं तो हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है ये दो भागों में बटा हुआ है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये दो भागों में बेटा जी बटा हुआ है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है तंत्रिका तंत्र जो है। अब तंत्रिका तंत्र के दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो हमारे शरीर में ये दो भागों में बटा हुआ है। एक जिसको हम कहेंगे क्या, जिसको हम कहेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यही सवाल कई बार एग्जाम में आ जाता है कि भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसको CNS के नाम से जानते हैं, इसको हम कहेंगे CNS या इसको हिंदी में बोला जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अभी जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है इसका हिस्सा होता है आपका ब्रेन। यही सवाल बहुत बार एग्जाम में बनता है कि भाई केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा क्या है, इसी का हिस्सा है आपका मस्तिष्क, आपका ब्रेन। तो आपका जो ब्रेन है, आपका जो मस्तिष्क है, वो इसी का हिस्सा है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और ब्रेन के अलावा जो आपकी स्पाइनल कोड होती है जिसे हम मेरू रज्जु कहते हैं, स्पाइनल कोड या जिसको मेरू रज्जु कहा जाता है, वो भी आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आपका ब्रेन शामिल है और आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर है आपकी मेरू रज्जु, जो आपके शरीर के अंगों से जानकारी लेगी और आपके ब्रेन तक पहुंचाएगी। शरीर के अंगों से जानकारी लेकर आपके ब्रेन तक पहुंचाएगी और ब्रेन से जानकारी लेकर आपके शरीर के अंगों तक पहुंचाती है, ट्रांसमिट करती है। ये चीज़ आपको याद रखना है जो कि इम्पोर्टेंट है। दूसरा हमारा यहाँ पर हो जाएगा, दूसरा पार्ट होगा जिसको हम बोलेंगे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है, याद रखेंगे। पेरीफेरल का मतलब होगा जिसे हम कहेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसको कहा जाएगा परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या होगा, आपके ब्रेन और स्पाइनल कोड के अलावा जो भी आपकी बॉडी में इसमें सारी नर्व्स आती हैं, इसके अंदर सारी तंत्रिकाएं शामिल होंगी जो पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, जो आपकी पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, जो कि टाइम टू टाइम जो है चीज़ों को कर रही हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो। देखो, ये है आपका ब्रेन, ये आपका मस्तिष्क है और ये आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद है स्पाइनल कोड। रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद है स्पाइनल कोड, याद रखेंगे, जिसे हम मेरू रज्जु कहते हैं, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, जिसे मेरू रज्जु कहा जाता है। अब आपके ब्रेन से निकल रही होती हैं क्रेनियल नर्व्स, आपके ब्रेन से निकल रही होती हैं क्रेनियल नर्व्स, या जिनको हम क्रेनियल या कपाल तंत्रिका जिनको हम कहते हैं, या कृपाल नर्व जिनको कहा जाएगा। ये होती हैं कुल मिलाकर 12 जोड़ी, याद रखेंगे, ये होती हैं कुल मिलाकर 12 जोड़ी, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये सवाल भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका जो ब्रेन है, आपका जो मस्तिष्क है, यहाँ से 12 जोड़ी नर्व निकल रही होती हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। स्पाइनल कोड से भी, मेरू रज्जु से भी निकल रही होती हैं स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व निकल रही होती हैं और ये होती हैं कितनी, 31 जोड़ी। ये कितनी होती हैं, ये होती हैं 31 जोड़ी। ये चीज़ आपको याद रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी यहाँ से बहुत सारी नर्व्स निकलनी हैं। अब बच्चों के मन में सवाल आएगा कि नर्व्स क्या होती हैं, तो हमारा जो दिमाग है, इस दिमाग की जो क्रियात्मक इकाई है, दिमाग की जो क्रियात्मक इकाई जिसे हम फंक्शनल यूनिट कहते हैं, जो आपके दिमाग में सारा काम कर रहा है, जो क्रियात्मक इकाई है दिमाग की, वो क्या है, तो वो है न्यूरॉन। जो क्रियात्मक इकाई है वो है न्यूरॉन, याद रखेंगे, क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है, न्यूरॉन। और इन्हीं न्यूरॉन के समूह को हम नर्व कहते हैं। न्यूरॉन के समूह को ही क्या कहा जाता है, नर्व कहा जाता है, याद रखेंगे। तो न्यूरॉन जो है यही बेसिकली क्या है, यही आपके क्या है, यही आपके दिमाग की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसीलिए स्टडी ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि आपका पूरा दिमाग आपके न्यूरॉन से मिलकर बना है। या आपके शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं हैं जिनके अंदर पुनः विकसित होने की क्षमता बहुत कम है। इसलिए बोला जाता है कि अगर ब्रेन में कहीं पर चोट वोट लग जाए तो जल्दी से इंसान रिकवर नहीं कर पाता है। कारण क्या है, न्यूरॉन जो है इनके अंदर पुनः विकसित होने की क्षमता बहुत कम है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब यहाँ से सवाल बनेगा कि हमारा जो ये दिमाग है, देखो जितने भी जीवित जीव हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दिमाग जो है वो शरीर के सबसे ऊपर भाग में मौजूद होगा। आपकी बॉडी का जो सबसे टॉप पार्ट होगा वहां पर आपका ब्रेन मौजूद है, क्योंकि इसके नीचे तो आपके सारे ऑर्गन्स हैं और ये सभी अंगों को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है।
अब ये जो आपका दिमाग है, अब क्योंकि शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है तो इसको सुरक्षा मिलना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो दिमाग है इसको सुरक्षा देता है कपाल, या जिसे खोपड़ी कहा जाता है। ब्रेन को सुरक्षा देगा कपाल, या जिसे हम खोपड़ी कहते हैं। तो इस खोपड़ी के अंदर, इस कपाल के अंदर क्या है? आपका दिमाग छुपा हुआ है, आपका दिमाग इसके अंदर संग्रहित है। यहीं पर आपका दिमाग, यहीं पर आपका दिमाग मौजूद है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो आपके ब्रेन को जो प्रोटेक्शन देता है, आपके दिमाग को जो सुरक्षा प्रदान करता है, वो करता है कपाल। याद रखेंगे, ब्रेन को जो सुरक्षा देगा वो देगा कपाल, या जिसे हम स्कल कहते हैं। याद रखेंगे। अब कई बार सवाल आता है कि स्कल में कुल मिलाकर कितनी हड्डियां होती हैं। तो जो कपाल है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जो ब्रेन को सुरक्षा देंगी वो होती है क्रेनियम बोन, या जिनको हम कहते हैं कपाल अस्थि। जिनको हम क्या कहेंगे? जिनको हम कहेंगे कपाल अस्थि। और ये कुल मिलाकर 8 होती हैं, याद रखना है। यानी 8 हड्डियां ऐसी हैं जो आपके ब्रेन को सुरक्षा दे रही हैं, जो आपके दिमाग को बेटा सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब आगे का जो हिस्सा है ये है आपकी फेशियल बोन्स। ये जो आपको नजर आ रही हैं ये कहलाती हैं आपकी चेहरे की हड्डियां। इनको हम फेशियल बोन्स कहते हैं, या इनको हम बोलेंगे चेहरे की हड्डी, या इनको फेशियल बोन कहा जाएगा। और ये कुल मिलाकर होती हैं 14। ये कितनी होती हैं? ये कुल मिलाकर 14 बोन्स होती हैं जो आपके चेहरे का निर्माण कर रही होती हैं। तो 12 आपका ये हो जाएगा कपाल वाला पार्ट, ये 12, ये 8 हड्डियां हो जाएंगी पूरा पीछे तक, और चेहरे की जो हड्डियां होंगी वो कुल मिलाकर 14 होती हैं। याद रखना है। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हो कि भाई कपाल के अंदर 22 हड्डियां हैं, जिसमें अभी आपको 6 हड्डियां और जोड़नी है, जो है आपकी कान की। आपके कान में अगर मैं बात करूं, 3 हड्डियां एक कान में होंगी, 3 हड्डियां एक कान में होंगी, तो कुल मिलाकर 6 हड्डियां होती हैं। याद रखना है। यहाँ पर एक और हड्डी शामिल है जिसको हम कहते हैं हॉइड बोन। वो यहाँ पर गले में इधर मौजूद होती है। लेकिन अब हॉइड बोन जो है वो आपके कपाल का हिस्सा नहीं है। पहले वो कपाल का हिस्सा हुआ करती थी, अब उसे कपाल का हिस्सा नहीं माना जाता है। याद रखेंगे। जब किसी व्यक्ति को फांसी लगाई जाती है तो वो हॉइड बोन ही टूट जाती है। ठीक है, वो हॉइड बोन ही बेटा क्या होती है? टूट जाती है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं। अब आपका जो ब्रेन है, इस ब्रेन को सुरक्षा दे रही होती है कपाल के अलावा भी आपके ब्रेन पे, जो आपके कपाल के नीचे एक झिल्ली होगी जिसे हम कहेंगे मेनिंजेस मेम्ब्रेन। ये जो मेनिंजेस मेम्ब्रेन होती है ये आपके दिमाग को और भी ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। याद रखना है। ठीक है, तो मेनिंजेस मेम्ब्रेन भी आपके दिमाग को क्या करेंगी? सुरक्षा प्रदान करेंगे। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से अगर मैं ब्रेन के बारे में बात करूं, क्योंकि मेन चीज आपको मस्तिष्क के बारे में ही पढ़ना है, तो आपका ब्रेन 3 भागों में बटा हुआ है। अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए, अब हम यहाँ से ब्रेन के बारे में ही जानेंगे कि जो मस्तिष्क है वो कितने भागों में बटा हुआ है। तो मस्तिष्क जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। याद रखेंगे, आपका पूरा दिमाग 3 भागों में बटा हुआ है। 3 भाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले और सबसे आगे के भाग को हम कहते हैं फोर ब्रेन, या जिसे अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। फोर ब्रेन, या जिसे हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क, ये सबसे बड़ा भाग है। आपके दिमाग का सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो होता है वो यही होता है। याद रखेंगे, इसी को हम लार्जेस्ट पार्ट बोलेंगे, इसी को लार्जेस्ट पार्ट कहा जाएगा। सबसे बड़ा भाग यही है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा भाग। अब इसके भी 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होंगे? एक होगा जिसको हम बोलेंगे थैलेमस, दूसरा हो जाएगा जिसको कहा जाएगा हाइपोथैलेमस, जो कि आपके शरीर की एक ग्रंथि की तरह भी काम करता है, और इसी में आता है आपका सेरिबरम, या जिसको हम प्रे मस्तिष्क कहते हैं। ये जो प्रे मस्तिष्क है यही एक्चुअल में सबसे बड़ा पार्ट है। यही प्रे मस्तिष्क जो है इसने ही आपके दिमाग का लगभग 2/3 भाग घेरा हुआ है। इसी कारण से हम कहते हैं फोर ब्रेन जो है वो सबसे बड़ा पार्ट माना जाता है। यही रीजन है कि फोर ब्रेन को ही सबसे बड़ा पार्ट हम मानते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। दूसरा पार्ट होगा जिसे हम कहेंगे मिड ब्रेन, या जिसे मध्य मस्तिष्क कहा जाएगा। मध्य मस्तिष्क जो है वो आपके दिमाग का सबसे छोटा भाग माना जाता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और तीसरा पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं हिंड ब्रेन, या जिसे हम कहते हैं पार्श्व मस्तिष्क। जिसे हिंड ब्रेन, या जिसे हम पार्श्व मस्तिष्क, ये पिछला हिस्सा है आपके दिमाग का, इसे हम हिंड ब्रेन कहते हैं। याद रखना है, हिंड ब्रेन भी अपने आप में 3 भागों में बटा हुआ है। पोन्स, याद रखेंगे,
पोन्स हो जाएगा, एक होगा आपका सेरिबलम जो कि दूसरा सबसे बड़ा भाग माना जाता है दिमाग का, और इसे हम अनुमस्तिष्क के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे, इसे हम अनुमस्तिष्क कहते हैं। तीसरा पार्ट आता है मेडुला ओब्लंगेटा, मेडुला ओब्लंगेटा, और इसी के ठीक नीचे से आपकी स्पाइनल कोड यानी मेरु रज्जु शुरू होती है, इसी से ठीक नीचे आपकी मेरु रज्जु शुरू होती है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो आपका दिमाग जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और आपका पार्श्व मस्तिष्क। अग्र ब्रेन की अगर बात करें तो सेरिबलम आपका इंटेलिजेंट ब्रेन है, आपकी सोचने समझने की क्षमता, आपकी याददाश्त, आपकी मेमोरी, सारा काम यही कर रहा होता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, इमोशंस, ठीक है, इन सब का केंद्र होता है, याद रखेंगे। ये आपके शरीर के तापमान को भी रेगुलेट करके रखता है, याद रखना है। थैलेमस की बात करेंगे तो ये आपकी बॉडी में आपकी स्किन हो गई, आपकी टंग है, आपके ईयर हैं, इनके द्वारा जो कार्य होगा उसको देखेगा, याद रखेंगे, वो काम थैलेमस का है। मध्य मस्तिष्क की बात करेंगे, आपकी आंख और आपके कानों के कार्य को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी मध्य मस्तिष्क की होती है, याद रखना है। पोन्स की अगर मैं बात करूं तो शरीर के विभिन्न भागों से जो जानकारी आ रही है दिमाग के किस हिस्से से जोड़ना है, ये काम पोन्स का होता है, याद रखना है। सेरिबलम की बात करेंगे, आपके शरीर का संतुलन बनाकर रखना, आपकी बॉडी में जितनी बड़ी मांसपेशियां हैं उनको नियंत्रित करना, आपके शरीर का बैलेंस मेंटेन करना, ये सारी जिम्मेदारी सेरिबलम की होती है, याद रखेंगे। मेडुला ओब्लंगेटा की बात करेंगे तो तुम्हारी बॉडी के अंदर जितनी भी इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज हो रही हैं, जितनी भी अनैच्छिक गतिविधियां हो रही हैं, जैसे भोजन का पचना, सांस लेना, रेस्पिरेशन, ठीक है, ब्लिंक, आंखों का ब्लिंक करना, निगलना, वॉमिटिंग आना, ठीक है, इसके अलावा स्नोरिंग, खराटे लेना, सारी चीजें जो होंगी वो मेडुला ओब्लंगेटा ही कंट्रोल करता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जरा हम यहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहला सवाल तुम्हारी स्क्रीन पर है, सवाल का जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है और सवाल आपसे पूछा जा रहा है, दिमाग के उस हिस्से को पहचाने जो पॉस्चर, बैलेंस और संतुलन बनाए रखने को कंट्रोल करता है। चलिए बताइए, तो मैंने जस्ट अभी तुम लोगों को बताया है, तो तुम लोग इसका आंसर दे ही दोगे। क्या होगा इसका जवाब? कौन सा हिस्सा है जो ये काम करेगा? हमारी बॉडी को बैलेंस करना, शरीर का जो पॉस्चर है, जब आप खड़े होते हो तो आप सीधे खड़े होते हो, जब आप चल रहे होते हो तो आप एक सीधी रेखा में चल रहे होते हो, जब आप गाड़ी चला रहे होते हो तो गाड़ी का हैंडल आपका बैलेंस रहता है, ये इसी की वजह से है, ठीक है। इसके अलावा इसका काम क्या है, जैसे आप किसी चीज को पकड़ रहे हो, किसी चीज को पकड़ना, होल्ड करना, ठीक है, तो मोटर स्किल्स हो गई, ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल का मतलब होगा जहां पर छोटी छोटी मांसपेशियां काम करती है, जैसे जब आप पेन से पकड़कर लिख रहे होते हो तो आपकी उंगलियों में छोटी छोटी मसल्स हैं, तो उनको कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये सारा काम किसका है? ये सारा काम है किसका काम है? ये सेरिबलम का काम है, जिसे हम अनुमस्तिष्क कहते हैं, जिसको हम अनुमस्तिष्क कहते हैं। ये काम इसी का है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये कार्य इसी का है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका जवाब आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। 91% बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है, जिसमें सीक्रेट लवर, आवेश, गजाला, निकट, इनका जवाब यहाँ पे सही है। तो अनुमस्तिष्क को ही हम क्या कहेंगे? इसी को हम कहेंगे लिटिल ब्रेन, इसी को छोटा दिमाग कहा जाता है, याद रखेंगे। कई बार पेपर में सवाल आता है कि छोटा मस्तिष्क या छोटा दिमाग हम किसको कहते हैं, तो हम कहते हैं सेरिबलम को, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसका काम है आपके शरीर के अंदर जितनी भी वॉलंटरी एक्टिविटीज हो रही हैं, जितनी भी ऐच्छिक गतिविधियां हो रही हैं, जिन पर आपका सीधा नियंत्रण है, जितनी भी ऐच्छिक गतिविधि होती हैं, उन सभी गतिविधि को नियंत्रित करेगा ये। जैसे चलना, भागना, है ना, जैसे वॉकिंग करना हो गया, चलना है, रनिंग करना है, लिखना है, ठीक है, राइटिंग हो गया, लिखना, इन सारी गतिविधियों को कौन नियंत्रित करेगा? तो नियंत्रित करेगा आपका सेरिबलम, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेरिबलम करेगा, याद रखना है बेटा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, अगला सवाल है, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, इसको मैं यहीं पर एक्सप्लेन करूंगी।
मोटर और सेंसरी नर्व से जानकारी ले जाने के लिए कौन सा नर्वस सिस्टम होता है? देखो, मोटर नर्व से और सेंसरी नर्व से जानकारी, मोटर नर्व का मतलब हो जाएगा कि जहां आपका दिमाग आपकी बॉडी को सिग्नल भेज रहा है। सेंसरी नर्व का मतलब हो जाएगा जहां पर आपके शरीर के अंदर जो भी सेंस ऑर्गन्स हैं, जो भी संवेदनशील अंग हैं, इनसे जानकारी आपके दिमाग तक जा रही है। जैसे आप किसी गर्म चीज के ऊपर हाथ रखोगे तो इमीडिएटली आप अपना हाथ हटा लेते हो। कैसे हटा लेते हो? क्योंकि आपके दिमाग ने आपकी बॉडी को क्या किया? सिग्नल भेजा कि भाई ये चीज तुम्हारे लिए खराब है, इसको मत टच करो, हाथ जल जाएगा। तो कौन करेगा बताओ? सोमैटिक का काम होता है, ऑटोनॉमिक का काम होता है, एफेरेंट का होता है, या फिर एक से अधिक? इसका जवाब हो जाएगा, क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? आधे से ज्यादा बच्चे यहाँ पर बी ऑप्शन आंसर कर रहे हैं। ये काम होता है सोमोटिक नर्वस सिस्टम का। किसका काम होता है? सोमोटिक। सोमोटिक का मतलब होता है देहिक, जहां पर आपके बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं कोई चीज रिसीव कर रहे हैं, कोई जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो आंसर होगा ए ऑप्शन। 6% बच्चों में से सीक्रेट, गजाला, मधु, इन लोगों ने यहाँ पे जवाब दिया है। ये होता है सोमोटिक नर्वस सिस्टम। इसको हम सोमोटिक कहेंगे, इसको हम ऑटोनॉमिक नहीं बोलेंगे। ऑटोनॉमिक अलग होगा, जिसमें आपकी ऑटोनॉमस एक्टिविटीज कंट्रोल होती हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताइए। नर्वस सिस्टम में सबसे जरूरी एक्साइटेबल सेल कौन सा होगा? नर्वस सिस्टम के अंदर, यानी जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कोशिका कौन सी है? बताओ, हमारे नर्वस सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कौन सी है? क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो हमारा तंत्रिका तंत्र काम नहीं करेगा। बताओ क्या है? डेंड्रोटॉन है, न्यूरॉन है, एक्सॉन है, या फिर बेटा नेफ्रॉन है? बताओ, तंत्रिका तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण जो कह सकते हो कोशिका है, वो कौन सी है? बहुत ही अच्छे, काफी सारे बच्चे यहाँ पे जवाब दे रहे हैं। तंत्रिका तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कोशिका की श्रेणी में कौन सी कोशिका आती है, ये आपको यहाँ पे बताना है। और वो क्या है? वो है न्यूरॉन। वो क्या है? वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन ही हमारे तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई होती है, याद रखना है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, सेकंड ऑप्शन। 87% बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है, जिसमें रिलैक्सिन, सीक्रेट लवर, सान्या, कोमल, इनका जवाब यहाँ पे सही है। देखो, न्यूरॉन का ही भाग होते हैं डेंड्राइन, और न्यूरॉन का ही भाग होता है एक्सॉन। तो ये दोनों न्यूरॉन के ही पार्ट है, याद रखना है। नेफ्रॉन कहाँ पर मिलेगा? नेफ्रॉन मिलते हैं किडनी के अंदर। जो गुर्दे होते हैं, गुर्दे में जो पाया जाता है वो नेफ्रॉन होते हैं, याद रखेंगे। इसलिए न्यूरॉन के बारे में याद रखना, इन्हें हम कहेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। याद रखेंगे, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है दिमाग का, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसी ने आपके ब्रेन को डेवलप किया है। आपके ब्रेन में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं बेटा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कई सारे मिलियंस ऑफ ब्रेन्स जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगला सवाल बताओ, खांसी और छींक जैसी इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज को कौन नियंत्रित करेगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तुम्हारे प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है। खांसना और छींकना, ये ऐसी क्रियाएं हैं जिसको आप कंट्रोल डायरेक्टली अपनी इच्छा शक्ति से नहीं कर सकते हो। अगर आप ये सोचो कि आपको खांसी आ रही है और तुम तुरंत नियंत्रित कर लोगे कि मैं अभी नहीं खांसूंगा, तो खांसी आ ही जाएगी। तुम अगर छींक आ रही है तुमको, तो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, छींक ही दोगे। ठीक है, खांसना, छींकना, खाना तुम चबा रहे हो, चबाना तुम्हारे कंट्रोल में है, लेकिन जैसे तुमने उसे निगला, निगलने के बाद वो तुम्हारे वापस मुंह के अंदर नहीं आने वाला है। तो खांसना, निगलना, छींकना, वॉमिटिंग करना, उल्टी आना, ठीक है, श्वसन की क्रिया, ये सारी की सारी इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज होती हैं। और दिमाग का कौन सा हिस्सा इसे कंट्रोल कर रहा है? बहुत ही अच्छे। तो दिमाग का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करेगा? मेंडुला करेगा। कौन करेगा भाई? मेंडुला करता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 94% बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है, जिसमें ये सीक्रेट लवर, गजाला, अनी, इनका जवाब सही है। देखो, ये जो मेंडुला होगा ना, वो आपके यहाँ पर मौजूद होगा। इसीलिए बोलते हैं कि जब कभी आप ड्राइविंग कर रहे हो, बाइक वगैरह चला रहे हो, तो अच्छी क्वालिटी का हेलमेट पहनो, क्योंकि यहाँ पर अगर चोट लग गई किसी व्यक्ति के, तो उस व्यक्ति की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी, वो ऑन द स्पॉट मर जाएगा। तो मेंडुला में याद रख लेना कौन कौन सी एक्टिविटी और कंट्रोल करेगा? रेस्पिरेशन की,
आप श्वसन के बिना 10 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते हो। तो श्वसन की क्रिया हो गई। और कौन सी क्रिया कंट्रोल करेगा? वॉमिटिंग, उल्टी आना। ठीक है, आपको उल्टी अगर आ रही है तो आकर ही रहेगी, उल्टी आना याद रखेंगे। खांसना छींकना तो है ही। डाइजेशन याद रखेंगे, डाइजेशन यानी पाचन की जो क्रिया है याद रखेंगे। और याद रख लो स्वॉलिंग, निगलना। जब आप खाना खा रहे होते हो तो खाना जो निगलना होता है, निगलना जो क्रिया होगी वो भी यही नियंत्रित करेगा, याद रखेंगे। निगलने के अलावा जो आपकी हार्ट बीट्स हैं, दिल की धड़कनें जो बन रही हैं, दिल की धड़कन, वो भी इसी के द्वारा नियंत्रित होती हैं, याद रखना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपके दिमाग का, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहीं पर अगर मैं पोन्स की बात करूं तो इसे हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस। इसे दिमाग का पोस्ट ऑफिस या फिर इसे डाक घर कहा जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल, इस सवाल का जवाब दो। इनमें से कौन सा दिमाग के मुख्य सोचने वाला हिस्सा है? दिमाग का कौन सा हिस्सा ऐसा है जहां से आप सोचने का कार्य करोगे? आप दिन भर में जो भी तुम प्लानिंग कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में जितने भी विचार आ रहे हैं, जो भी चीजें तुम सोच रहे हो, वो कौन करेगा? बताओ फटाफट जल्दी से। बताइए फटाफट जल्दी से। मुख्य सोचने वाला हिस्सा कौन सा है? हिंड ब्रेन यानी जो पिछला भाग है, सेरिबरम है, मध्य मस्तिष्क है, कौन सा हिस्सा ऐसा है जो सोचने का काम करता है, जिसका मुख्य काम ही है सोचने का? बताओ। ये वाला हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके हिस्से में बहुत सारी चीजें आती हैं। ये आपके दिमाग का सबसे बड़ा भाग है। यहाँ से लेकर पूरा जो हिस्सा यहाँ तक घेरा हुआ है ना, वो इसी भाग ने घेरा हुआ है और ये अलग अलग कार्यों को नियंत्रित करता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सेरिब्रम। सेरिब्रम या जिसे हम कहते हैं प्रिय मस्तिष्क। प्रिय मतलब संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है आगे वाला भाग। तो बी ऑप्शन इसका जवाब होगा। 97% बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है, जिसमें सीक्रेट लवर, गोल्डी गोल्ड, टॉक्सिक, इन्होंने यहाँ पे जवाब दे दिया है। तो अगर हम सेरिबरम की बात करें तो इसको हम कहते हैं प्रिय मस्तिष्क। मुझे कमेंट करके बताओ इसने हमारे दिमाग का कितना हिस्सा घेरा हुआ है। ये मैंने अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था। बाकी यही वो जगह है जहाँ पर से आप चीज़ों को सोचोगे, चीज़ों को सोचना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या हल करना। ठीक है, तुम्हारे सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है, तुम उसको हल कर रहे हो, यही तुम्हारा इंटेलिजेंट ब्रेन है, यही तुम्हारी बुद्धि को दर्शाता है कि तुम कितने ज़्यादा बुद्धिमान हो। यही तुम्हारा आईक्यू बताएगा कि तुम्हारा आईक्यू क्या है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ठीक है, यही हिस्सा है जहाँ पर आपकी मेमोरी, आपकी यादें स्टोर होती हैं, आपकी यादें इकट्ठा होती हैं, आपकी यादों का भंडारण होता है। यही वो हिस्सा है जहाँ पर रीजनिंग, तुम्हारी तार्किक शक्ति, रीजनिंग एबिलिटी, इसके अलावा लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, मैं तुमको कुछ बोल रही हूँ, तुम्हारा दिमाग उसको समझ पा रहा है, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं ये चीज तुम समझ पा रहे हो, ये भी सेरिबेलम की वजह से ही होता है, याद रखेंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन यानी जिसको हम कहते हैं, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब हो जाएगा जहां पर आपकी लैंग्वेज, कोई व्यक्ति तुमको कुछ कह रहा है और तुम समझ पा रहे हो, तो भाषा कौशल, किसी भी भाषा को तुम सीख पा रहे हो, वो इसी हिस्से की वजह से होता है, याद रखेंगे। तो अगर किसी का यही हिस्सा प्रभावित हो गया तो उसकी सारी बेसिक एक्टिविटीज जो है वो खत्म हो जाएंगी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल बताएंगे, डेंड्राइन और एक्सोन किस कोशिका का हिस्सा है? डेंड्राइन और एक्सोन बेटा किस कोशिका का हिस्सा है? लाल रक्त कोशिका का हिस्सा है, न्यूरॉन का हिस्सा है, नेफ्रॉन का हिस्सा है, या फिर ये श्वेत रक्त कोशिका का हिस्सा है? बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर। बहुत ही अच्छे, फटाफट आंसर करेंगे। देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे सही जवाब देंगे। फटाफट जल्दी से जवाब दीजिए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बहुत ही शानदार, जल्दी से जवाब दो। अगर आपसे पूछा जाए डेंड्राइन और एक्सोन किसका हिस्सा है, डेंड्राइन मतलब आपका दिमाग जहां से सिग्नल रिसीव कर रहा है ना, डेंड्राइन, क्योंकि न्यूरॉन के कई सारे पार्ट्स होंगे,
जिसमें से डेंड्राइन और एक्सोन के बारे में पूछा जा रहा है और ये न्यूरॉन का ही हिस्सा होते हैं, ये न्यूरॉन का ही हिस्सा होते हैं, याद रखेंगे। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे होगा, सेकंड ऑप्शन। 95% बच्चों का जवाब सही आया है, जिसमें सीक्रेट लवर, आमिर अली, बेसिक एजुकेशन, इनका जवाब यहाँ पे सही है। तो न्यूरॉन जो है वो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको न्यूरॉन दिखा भी देती हूँ, ये है न्यूरॉन। आपका जो दिमाग है, न्यूरॉन का जो संरचना है वो ऐसी संरचना है। ये जो आप यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसी को हम डेंड्राइन कहते हैं। यहीं से ये जानकारी को प्राप्त करेगा, रिसीव करेगा। ये इसकी क्या है, सेल बॉडी। ये न्यूक्लियस है, ये केंद्रक है, क्योंकि हर कोशिका के पास केंद्रक मौजूद होता है। ये जो आप देख रहे हैं इसको हम एक्सोन कहेंगे। यहीं से जानकारी, ये जो एक्सोनल एंड है, यहाँ तक पहुंचेगी और यहीं से एक और न्यूरॉन जो है आप अटैच होगा। तो न्यूरॉन्स के अंदर जानकारी जो होती है वो डेंड्राइन से प्राप्त होती है और यहाँ से होती होती जो है अगले न्यूरॉन तक पहुंचती है। अगर आपको एक चीज और याद रखनी है, न्यूरॉन जो है वो आपके शरीर का सबसे लंबी कोशिका है। अगर पूछा जाए कि मानव शरीर के अंदर सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो सबसे लंबी कोशिका की श्रेणी में न्यूरॉन ही आता है। याद रखेंगे, न्यूरॉन आपके शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। लंबी कोशिका होने के साथ साथ इसके अंदर पुनः विकसित होने की क्षमता सबसे कम है। लीस्ट रीजनरेटिव प्रॉपर्टी, ये पुनः विकसित नहीं हो सकता है, यानी ये सेल डिवीजन कम करेगा। याद रखेंगे, पुनः विकसित होने की क्षमता इसके अंदर सबसे कम होती है। याद रखना है, पुनः विकसित होने की क्षमता वो इसमें क्या है, वो इसमें सबसे कम है। ये चीज आपको याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर गलती से भी कहीं यहाँ पर चोट वोट लग गई तो न्यूरॉन जो है अपने आप को रीडेवलप नहीं कर पाएंगे। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। राइट, क्लियर हो गई बात यहाँ तक? चलिए, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। अगला सवाल बताएंगे। अगला सवाल ये है, गर्म, स्पर्श, कोल्ड और प्रेशर, इनको पहचानने वाला कौन सा हिस्सा होता है? आपको गर्मी लग रही है, आपको सर्दी लग रही है, आपको ठंड लग रही है, आप प्रेशर फील कर पा रहे हो, ये सारी चीजें दिमाग का कौन सा हिस्सा नियंत्रित करने वाला है? फ्रंटल लूब, ऑसिपिटल लूब, पेरिएटल लूब, फ्रंटल और ऑसिपिटल दोनों लूब इस काम को करेंगे। बताओ क्या होगा आंसर? देखो, ये चारों के चारों देखो, जो हमारा सेरिबरम होता है, याद रखेंगे, जो सेरिबरम है, सेरिबरम जो है जिसको हम प्रिय मस्तिष्क कह रहे हैं, ये 4 लोब्स में बटा हुआ होता है। सबसे आगे वाला फ्रंटल, या जिसे हम ललाट कहते हैं। इसी के बाद आपको मिलेगा पेरिएटल, पेरिएटल आपको मिलेगा पेरिएटल लूब। पेरिएटल लूब के ही साइड में आपको मिलेगा ऑसिपेटल, ऑसिपेटल लूब। ऑसिपेटल के बाद आपको मिलेगा टेम्पोरल लूब, टेम्पोरल लूब। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये 4 लोब्स में हमारा सेरिबरम जो है बटा हुआ है। तो हीट, टच, कोल्ड, प्रेशर, ये सब आप फील कर पा रहे हो पेरिएटल लूब के कारण। किसके कारण? पेरिएटल लूब के कारण। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा। 92% बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है, जिसमें सीक्रेट लवर, गजाला, बेसिक एजुकेशन, अन्नी, काजल, इन लोगों ने यहाँ पे जवाब दे दिया है। अब जरा इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जानो, जो कि जरूरी है। फ्रंटल लोब जो होता है, ये वाला हिस्सा है, आपने देखा होगा, ये जो हिस्सा है, आगे वाला हिस्सा, इसी को हम फ्रंटल लोब कहते हैं। जब आपको कोई आशीर्वाद देता है तो वो यहीं पर हाथ रखता है। कभी सोचा है कि यहाँ पर ही वो क्यों हाथ रख रहा है? एक्चुअल में यही वो हिस्सा है जो आपकी मुख्य सोचने समझने का काम करेगा। यही वो हिस्सा है जो तुम्हारी विल पावर, तुम्हारी इच्छा शक्ति को दर्शाता है। यही हिस्सा है तुम्हारे फोकस को दर्शाएगा। यही हिस्सा है जहां पर तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे, समस्या हल करोगे। यही वो हिस्सा है जो तुम्हारी तार्किक एबिलिटी, तुम्हारी रीजनिंग एबिलिटी को दर्शाता है। यही वो हिस्सा है जहां पर तुम भाषा को समझोगे कि कोई तुमको क्या कह रहा है, अच्छी बात बोल रहा है, बुरी बात बोल रहा है, उसको समझने के बाद तुम्हारा दिमाग प्रोसेसिंग करेगा। तो ये सारा काम यहीं से होता है, इस हिस्से से होता है, फ्रंटल लोब से होता है। इसलिए जब तुमको कोई आशीर्वाद देगा तो वो यहीं पर हाथ रखेगा, इसीलिए ताकि तुम्हारा ये हिस्सा जो है वेल मेंटेन रहे। पेरिएटल की बात करेंगे तो वो यहाँ पर दे ही दिया है। ऑसिपिटल का काम होता है विजन से रिलेटेड। तुमने किसी व्यक्ति को देखा, देखने के बाद तुमने उसको पहचाना कि हाँ ये व्यक्ति कौन है, या 10 साल बाद तुम किसी व्यक्ति से मिलोगे, या सपने में तुमने किसी व्यक्ति को देखा, उसको तुमने पहचान लिया, ये सारा काम ऑसिपिटल का है। तो ऑसिपिटल एक इमेज फॉर्मेशन और इमेज को पहचानने का काम करता है ऑसिपिटल। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। टेम्पोरल की बात करेंगे तो हियरिंग या ऑडिटरी से रिलेटेड। तुमको पीछे से किसी ने आवाज
लगाई, तुमने उसकी आवाज को पहचान लिया, या सपने में तुमको कोई आवाज लगा रहा है तो तुम आवाज को सुन पा रहे हो, रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, लैंग्वेज को सुनकर रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, तो ये काम तुम्हारा टेम्पोरल का होता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, तो ये तो तुम कर ही लोगे, बताओ फटाफट। दिमाग का कौन सा हिस्सा है जो मुख्य सोचने का काम करेगा? मध्य मस्तिष्क, सेरिबेलम, मिड ब्रेन, या फिर आपका फोर ब्रेन? बताइए जल्दी से। सवाल वही है लेकिन ऑप्शन यहाँ पर बदल गए हैं, सवाल वही है लेकिन ऑप्शन जो है यहाँ पर बदल चुके हैं। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आपसे पूछा जा रहा है कि आपके दिमाग का जो मुख्य सोचने वाला हिस्सा है वो कौन सा है? हिंड ब्रेन है, सेरिबेलम है, मिड ब्रेन है, या फिर फोर ब्रेन है? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो याद रखेंगे इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। आधे से ज्यादा बच्चे यहाँ पे सेरिबेलम बता रहे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखो और ऑप्शन को ध्यान से समझो। इस सवाल का जवाब आपका फोर ब्रेन होगा, अग्र मस्तिष्क इस सवाल का जवाब होगा, अग्र मस्तिष्क जो है वो इस सवाल का जवाब होगा। डी ऑप्शन इसका जवाब है, जिसमें केवल 6% बच्चों ने ही सही जवाब दिया है। कितने कम बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है, जिसमें सहसाराम, सीक्रेट, मोहम्मद मुश्ताक अंसारी, ऋतु, अंजलि, इन लोगों का जवाब सही आया। मुख्य सोचने वाला हिस्सा फोर ब्रेन के अंदर ही आता है आपका सेरिबेलम, फोर ब्रेन के अंदर ही आता है आपका प्रिय मस्तिष्क। तो प्रिय मस्तिष्क जो है वो अग्र भाग का ही मतलब अग्र जो मस्तिष्क है उसका हिस्सा होता है, याद रखेंगे। इसलिए इसका आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। भाई सेरिबेलम का काम थोड़े ना है, इसका काम है मसल कॉन्ट्रैक्शन कराना, मांसपेशी में संकुचन कराना, जो भी ऐच्छिक गतिविधियां हैं उनको नियंत्रित करना। ठीक है, तो जिन बच्चों ने गलत जवाब दिया है वो यहाँ पर ध्यान देंगे। अगला सवाल बताइए। दिमाग का कौन सा हिस्सा दिल को नियंत्रित करता है? दिमाग का कौन सा हिस्सा दिल को नियंत्रित करेगा? दिल के अंदर जो गतिविधि हो रही है, दिल का काम क्या है? ब्लड को पंप करने का, हार्ट बीट बनाना, दिल की धड़कन बनाना, कौन करेगा नियंत्रित? मेरू रज्जु, मेंडुला ओब्लंगलाटा, न्यूरॉन का काम है, या फिर नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा? बताइए जल्दी से। किसका काम है दिल को नियंत्रित करने का? दिल के अंदर कैसी गतिविधि हो रही है? तुम अगर सोचो कि आज तुम्हारा दिल धड़कना बंद कर दे, तो तुम्हारे सोचने से भी तुम्हारा दिल धड़कना बंद नहीं करेगा, क्योंकि ये ऐसा कार्य है जो हमारे डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं है। हमारी विल पावर, इच्छा शक्ति इसको नियंत्रित नहीं कर सकती है। तो ऐसे कोई भी काम जो हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं विल पावर से, उन कामों को कंट्रोल कौन करेगा? उन कामों को कंट्रोल करता है मेंडुला ओब्लंगलाटा। कौन कंट्रोल करेगा? मेंडुला ओब्लंगलाटा करता है, याद रखेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पे जवाब होगा। 92% बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है, जिसमें सीक्रेट लवर, बेसिक एजुकेशन, इन सब का जवाब यहाँ पे सही है। तो हार्ट और हार्ट बीट याद रखेंगे। ये रेस्पिरेशन भी याद रखना, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। रेस्पिरेशन यानी जिसको हम श्वसन की प्रक्रिया कहते हैं वो, और हार्ट से संबंधित है दिल की धड़कन, या जिसे हम हार्ट बीट कहते हैं। तो ये काम को कौन नियंत्रित करेगा? मेंडुला ओब्लंगलाटा करता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए मेडुला ओब्लंगलाटा किसका हिस्सा है, बताओ। मेडुला ओब्लंगलाटा किसका हिस्सा है? तो मेडुला ओब्लंगलाटा आपके हिंड ब्रेन यानी पार्श्व मस्तिष्क का हिस्सा है। किसका हिस्सा है ये हिस्सा है पार्श्व मस्तिष्क का, याद रखेंगे। ये हिंड ब्रेन यानी आपके हिंड ब्रेन का हिस्सा है, ये चीज आपको याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन बताइए, अगला सवाल। इनमें से किस अंग में सुई चुभने पर भी दर्द महसूस नहीं होगा? आपके शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जहां पर आप सुइयों को भी चुभो दोगे ना, तब भी तुमको दर्द फील नहीं होगा? बताओ कौन से हिस्से में? त्वचा में, ब्रेन में, हार्ट में, या फिर आंखों में? बताइए जल्दी से। किस हिस्से में पहचानने पर भी, सुई चुभोने पर भी आपको दर्द महसूस नहीं होगा? तो इसलिए आपने देखा होगा कभी किसी को एक्यूपंक्चर करते हुए। एक्यूपंक्चर में क्या होता है? निडल्स ली जाती हैं, सुइयां ली जाती हैं, और आपके ऐसे यहाँ पर चुभोया जाता है और आपको दर्द फील नहीं होगा। करके मत बैठ लेना, पता चला आज ही तुम इस चीज को ट्राई करके देखो कि चलो भाई निडल लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे, जहां पर आपको बिल्कुल भी पेन फील नहीं होगा वो है आपका ब्रेन। आपके ब्रेन में
पेन रिसेप्टर सेल्स नहीं है, इसलिए आपको दर्द महसूस नहीं होने वाला है। तो ब्रेन की सर्जरी बिना एनेस्थीसिया के भी हो सकती है। एक व्यक्ति की सर्जरी हुई थी, जब उसके दिमाग की सर्जरी हो रही थी तो वो गिटार बजा रहा था, ठीक है। ये एक ऐसा केस है दुनिया में, इसको चाहे तो आप गूगल करके पढ़ लेना, ठीक है। 87% बच्चों ने सही जवाब दिया है, जिसमें सीक्रेट लवर, आमिर अली, नीतीश, इन सब का जवाब यहाँ पे सही है। तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला सवाल बताएंगे, दिमाग का वह हिस्सा जहां से स्पाइनल कोड निकलती है, दिमाग के उस हिस्से की बात करिए कि जहां से मेरुरज्जु जो है वो निकलती है। पोन्स से, सेरिबलम से, मेंडुला ओब्लंगेटा से, या फिर सेरिबलम या जिसको हम अनुमस्तिष्क कहते हैं इससे। फटाफट आंसर करो, कौन सा हिस्सा दिमाग का है जहां से मेरुरज्जु की शुरुआत हो जाती है, जहां से मेरुरज्जु निकल रही होती है। फटाफट आंसर करेंगे, बहुत ही अच्छे, जल्दी से जवाब दो। अच्छा, एक शब्द आता है ब्रेन स्टेम, एक चीज पूछी जाती है ब्रेन स्टेम के बारे में। ब्रेन स्टेम ये बनाता है आपका, इसमें शामिल है आपका मिड ब्रेन जिसे हम मध्य मस्तिष्क कहेंगे, यहाँ पर शामिल है पोन्स, याद रखना है यहाँ पर पोन्स शामिल है, और यहाँ पर शामिल है आपका मेडुला ओब्लंगेटा, यहाँ पर शामिल है मेडुला ओब्लंगेटा, याद रखेंगे। तो ये तीन चीजें ब्रेन स्टेम का निर्माण करती हैं, याद रखना है, ये तीन चीजें जो हैं ब्रेन स्टेम का निर्माण करती हैं। ब्रेन स्टेम में कहीं भी अनुमस्तिष्क नहीं आता है, याद रखेंगे। इसका आंसर मेडुला ओब्लंगेटा है, इसका जवाब मेडुला ओब्लंगेटा है, सी ऑप्शन। 92% बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है, जिसमें गजाला, ये सीक्रेट लवर, रिलैक्सिन, इनका जवाब यहाँ पे सही है, इनका जवाब यहाँ पर सही है। ब्रेन स्टेम का मतलब है ये दिखने में ऐसा लगेगा कि जैसे कोई तना सा बन रहा है, तो ये तीनों चीजें मिलकर ऐसी आकृति तैयार करती है जिसे ब्रेन स्टेम कहते हैं, और यहाँ के सेल्स को हम रीजनरेट भी करवा सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है स्टूडेंट्स, अगर आप में से किसी बच्चे ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैं आपको बता दूं, प्लेलिस्ट बन चुकी है जिसमें अब तक आज की क्लास मिलाकर 7 क्लासेस हो चुकी हैं। तो अगर आप में से कोई भी पिछली क्लासेस को देखना चाहता है तो ये बिहार डीएलएड साइंस के नाम से क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसको जाके देख लीजिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, रिफ्लेक्स एक्शन में रिफ्लेक्स आर्क का संबंध किससे है? रिफ्लेक्स एक्शंस में रिफ्लेक्स आर्क का संबंध किससे है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। बताइए फटाफट जल्दी से, रिफ्लेक्स एक्शन में रिफ्लेक्स का संबंध किससे होगा, बताओ फटाफट आंसर। रिफ्लेक्स में रिफ्लेक्स आर्क जो होता है, जैसे तुमने किसी चीज को टच किया, उसके बाद जानकारी सीधा तुम्हारे दिमाग तक गई, दिमाग ने उस जानकारी को सीधा आपके उस बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाया, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क का संबंध किससे होता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर क्रम क्या रहने वाला है, ब्रेन से जानकारी मांसपेशी तक पहुंचेगी, मांसपेशी से मेरुरज्जु तक पहुंचेगी। रिसेप्टर का मतलब यह है कि जहां से तुमने बॉडी के तो तुम्हारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जहां से उन्होंने उस जानकारी को प्राप्त किया, फिर मेरुरज्जु तक लेकर गए, फिर मेरुरज्जु ने क्या किया, उसको फिर आपकी मसल्स तक पहुंचाया। तो बताओ सही क्रम क्या रहने वाला है, सही क्रम क्या रहने वाला है? बहुत ही अच्छे, फटाफट जल्दी से जवाब देंगे, क्या होगा इस सवाल का जवाब? तो आधे से ज्यादा बच्चे जो हैं यहाँ पर बी आंसर बता रहे हैं, आधे से ज्यादा बच्चे जो हैं बी आंसर बता रहे हैं, ठीक है। आप में से आधे से ज्यादा बच्चों का जो जवाब आ रहा है वो बी ऑप्शन आ रहा है, पक्की बात। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, फटाफट जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो इस सवाल के सही जवाब की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जानकारी पहले रिसेप्टर्स तक जाएगी, फिर स्पाइनल कोड तक, और फिर आपकी मांसपेशी तक। तो आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन इसका जवाब है। 86% बच्चों ने सही जवाब दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला सवाल। अगला सवाल बताएंगे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सन कैसे क्रिएट होते हैं? आपके दिमाग में भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सन यानी विद्युत आवेग उत्पन्न होते हैं, और जो विद्युत आवेग उत्पन्न होंगे उनका क्रम क्या रहने वाला है? ये क्रम, विद्युत आवेग जो उत्पन्न होंगे वो तुम्हारे न्यूरॉन में ही होते हैं। आपके शरीर में दो हिस्से ऐसे हैं, दो अंग ऐसे हैं जहां पर इलेक्ट्रिक
करंट आप कह सकते हो या इलेक्ट्रिक चार्जेस आप कह सकते हो, वो उत्पन्न होते हैं। तो आपके दिमाग में और दूसरा आपके हार्ट में। तो ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल इंपल्शन जो गुजरते हैं वो कैसे गुजरेंगे, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सही क्रम क्या होगा, सही क्रम तुमको बताना है। ये न्यूरॉन की बात हो रही है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि न्यूरॉन में कहाँ से होगा। तो न्यूरॉन की अगर हम बात करेंगे, जो डेंड्राइन दिए होते हैं, पहले तो ये जानकारी को रिसीव करेंगे और रिसीव करने के बाद ये सीधा पहुंचाएंगे इसी क्रम से। तो बताओ क्या आंसर होगा, फटाफट जल्दी से जवाब देंगे, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। तो याद रखेंगे, यहाँ पर जो जानकारी होगी वो सबसे पहले डेंड्राइन से होकर गुजरेगी, डेंड्राइन के बाद कोशिका शरीर, फिर एक्सॉन और लास्ट में आता है एक्सोनल एंड। तो आंसर इसका सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। जानकारी पहले डेंड्राइन रिसीव करेंगे, रिसीव करने के बाद ये सीधा एक्सोनल एंड तक जाएगी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा। 32% बच्चों का जवाब सही है, जिसमें कनक, राज, यास्मिन, रौनक, इन लोगों ने यहाँ पे जवाब दिया है। तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इस तरीके से आपके न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल इंपल्शंस क्रिएट होते हैं, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बताइए, मस्तिष्क का कौन सा भाग थर्मो रेगुलेशन का कार्य करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो थर्मो रेगुलेशन का काम करेगा। थर्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि आपके शरीर के तापमान को स्थिर बनाकर रखता है। बाहर चाहे कितना भी तापमान बढ़ जाए, आपकी बॉडी का टेम्परेचर वही रहेगा जो आपकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। तो ये जो नॉर्मल टेम्परेचर हो पा रहा है, इसको कंट्रोल कौन करेगा, किस हिस्से के द्वारा ये नियंत्रित होता है, याद रखेंगे। सेरिबनम के द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा, कॉर्पस कॉल्सम के द्वारा, या फिर मेंडुला ओब्लिंगलाटा के द्वारा, या फिर एक से अधिक इसका आंसर हो सकता है। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। तो अगर हम इस सवाल के जवाब की बात करेंगे तो शरीर में थर्मो रेगुलेशन का मतलब याद रखेंगे, इसका मतलब होता है बॉडी टेम्परेचर, इसका मतलब होता है शरीर का तापमान। अब मुझे जरा कमेंट करके बताओ, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता कितना है, शरीर का जो सामान्य तापमान है वो होगा कितना, ये तुमको अभी मुझे कमेंट करके बताना है। बताओ, इसका आंसर है हाइपोथैलेमस, इसका जवाब है हाइपोथैलेमस, बी ऑप्शन। 84% बच्चों का जवाब सही है, जिसमें राजकुमार, जयप्रकाश, सान्या, इन लोगों ने जवाब दे दिया है। देखो हाइपोथैलेमस जो है ये बहुत सारी चीजों का केंद्र है, ये आपकी काफी सारी चीजों को कंट्रोल करता है, याद रखेंगे। हाइपोथैलेमस की वजह से ही आपको भूख लगती है, हाइपोथैलेमस की वजह से ही तुमको प्यास लगती है, हाइपोथैलेमस ही प्रेम का केंद्र है, यही प्यार का केंद्र है, यही इमोशंस का केंद्र है, यही तुम्हारी हॉबीज का केंद्र है। तुम्हें किसी काम को करने में रुचि लग रहा है, तुमको किसी काम को करने में मन लग रहा है, जैसे तुम ये क्लास रोजाना देख रहे हो, तो ये तुम्हारी क्या हो रहा है, इंटरेस्ट डेवलप कर रहा है। तो इंटरेस्ट आना, तुम्हारे इमोशंस, तुमको रोने का मन कर रहा है, हंसने का मन कर रहा है, जितने भी तुम्हारे मन में इमोशंस आते हैं वो सारा दिमाग का यही हिस्सा कंट्रोल करता है, याद रखेंगे। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये है आपकी बॉडी का या आपके ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। थर्मो रेगुलेशन के अलावा इसे हम कहेंगे शरीर का तापमापी। आपसे पूछा जाए कि बॉडी का थर्मामीटर किसको कहा जाता है, तो वो सेरिबलम को, हाइपोथैलेमस को ही हम कहते हैं, याद रखेंगे। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है जरा बताओ। बहुत ही अच्छे। तो शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। और अगर हम केल्विन की बात करेंगे तो 300 कितना हो जाएगा, 310 केल्विन हो जाएगा, याद रखेंगे। 310 केल्विन हो जाएगा हमारे शरीर का सामान्य तापमान। तो सामान्य तापमान आपसे किसी भी उसमें पूछा जा सकता है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ये वाला सवाल बताओ फटाफट। मानव आंख में ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पर स्थित होता है, क्योंकि आपके कपाल में ही आपकी आंखें भी मौजूद हैं। तो ब्लाइंड स्पॉट जो है वो कहाँ पर स्थित होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ब्लाइंड स्पॉट, आंखों में ब्लाइंड स्पॉट वो जगह होगी जहां पर कोई भी सूर्य का प्रकाश नहीं जाएगा। ये वो हिस्सा होगा जहां पर किसी भी तरीके का कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, कोई भी इमेज यहाँ पर नहीं बनेगी। इसी हिस्से को हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और ये हिस्सा कहाँ पर होगा, ये आपको बताना है।
बताइए जल्दी से क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छे, जल्दी से फटाफट जवाब देंगे। क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन का सही जवाब? आकृति, कनक, ओके, बहुत ही अच्छे। तो सभी यहाँ पर अलग अलग आंसर्स बता रहे हैं। तो इस सवाल के जवाब की अगर हम बात करेंगे, जहाँ पर आपकी ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना होती है, वहीं पर आपको मिलेगा क्या? वहीं पर आपको मिलेगा ब्लाइंड स्पॉट। 87% बच्चों ने सही जवाब दिया है, जिसमें सीक्रेट लवर, रौनक, बेसिक एजुकेशन, इनका जवाब यहाँ पर सही है। अब ये देख भी सकते हो आप यहाँ पर, ये आपकी आंख है, आंख में इधर जो आपको मिलेगा वो ब्लाइंड स्पॉट मिलेगा, और ये वो जगह होगी जहाँ पर कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है, यहाँ पर कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होती है, याद रखेंगे। आंखें आपका सेंस ऑर्गन है, आंखों को संवेदनशील अंग कहते हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगले चीज बताइए, अगला क्वेश्चन, Which of the following control the beating of the heart and respiratory movement in a human body? निम्नलिखित में से मनुष्य के अंदर धड़कन और श्वसन गति को कौन नियंत्रित करेगा? ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। फटाफट आंसर करेंगे और बताएंगे। अभी मैंने कितनी बार ये डिस्कस कर लिया है, तो हर बच्चा यहाँ पे सही जवाब देगा। बहुत ही अच्छे, फटाफट आंसर करो भाई। रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, श्वसन की क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित हो रही है? कौन है जो श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करेगा? बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। क्या होगा सही जवाब? तो डी ऑप्शन आंसर होगा, दैट इज कॉल्ड मेंडुला ओब्लंगेटा। तो डी ऑप्शन इसका जवाब है, डी ऑप्शन इसका आंसर होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये याद रखना, ये पेपर में बहुत बार आ चुका है, ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, डी ऑप्शन, जिसमें लगभग 94% बच्चों ने सही जवाब दिया है। सीक्रेट लवर, मैसिव, आवेश, नितेश, इनका जवाब यहाँ पे सही है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन बताएंगे, नर्वस सिस्टम किस चीज से मिलकर बना है? नर्वस सिस्टम जो है वो किस चीज से मिलकर बना है? आपके ब्रेन से, रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कोड या मेरू रज्जु जिसको कहेंगे, इसमें नसें आती हैं, नर्व आती हैं, या फिर ये सारी चीजें निर्माण कर रही है नर्वस सिस्टम का? नर्वस सिस्टम जो है वो किस चीज से मिलकर बना है? नर्वस सिस्टम किस चीज से मिलकर बना है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छे, जल्दी से आंसर करो। तो नर्वस सिस्टम में शामिल है आपका ब्रेन, आपकी स्पाइनल कोड, आपकी नर्व्स। नर्व का मतलब क्या होगा? ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन के समूह को ही हम क्या कहते हैं? नर्व कहते हैं, याद रखेंगे। तो डी ऑप्शन इसका आंसर है, डी ऑप्शन बेटा इसका जवाब है, डी ऑप्शन। 95% बच्चों का जवाब सही है, जिसमें सीक्रेट लवर, गजाला, बेसिक एजुकेशन, इन लोगों ने यहाँ पे जवाब दे दिया है, इन लोगों ने यहाँ पे सही जवाब दे दिया है। अब ये वाला जो क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को एज अ होमवर्क दूंगी। आप लोग मुझे ये बताएंगे कि सेरिबेलम के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहने वाला है। इस सवाल का जवाब तुम लोग होमवर्क में दोगे। एक ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दोगे, और एक इस सवाल का जवाब दोगे कि स्कल से, कपाल से कौन सी तंत्रिकाएं निकलती हैं, उनको क्या कहा जाता है। बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है। तो दो क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क रहने वाले हैं। इन दोनों सवालों का जवाब तुम लोग मुझे होमवर्क में दोगे। इन दोनों सवालों का जवाब आप लोग मुझे होमवर्क में देंगे। जो बच्चे नए हैं, पहली बार क्लास देख रहे हैं, आपको बता दें क्लास रोजाना सुबह 11 बजे शुरू हो जाती है। तो आप 11 बजे मेरे साथ क्लास में कनेक्ट हो सकते हैं, और बाकी क्लासेस के टाइम टेबल भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं। मेरे बाद मैथ्स की क्लास होगी, फिर रीजनिंग की है, और मुझसे पहले हिंदी की क्लास होती है, और सुबह 9 बजे संजीत सर की क्लास होती है सोशल स्टडीज की। ठीक है, बाकी आप लोगों को इस क्लास के नोट्स मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो यहाँ पर आप जुड़ जाइएगा, आपको नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसी के साथ आज की इस क्लास को यहाँ पे ओवर करेंगे। पर अभी जरा देख लेते हैं कि आज के टॉपर्स कौन है। सीक्रेट लवर को मिली है पहली रैंक, उसके बाद मधु कुमारी, साइलेंट लर्नर, वीरा, बेसिक एजुकेशन, आवेश, सहसाराम, निखत, ये सारे बच्चे हैं जिन्होंने क्लास में पार्टिसिपेट किया है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। तो अब इसी के साथ इस क्लास को यहाँ पे ओवर करेंगे। बाकी साइंस की एक और क्लास होती है शाम को 5 बजे, जो उन बच्चों के लिए है जो BSSC CGL 4, कार्यालय परिचारी, AEDU, इंटर लेवल, इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो उस क्लास के साथ भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। तो अब आपसे मुलाकात होगी शाम 5 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसे लगी। तो मिलते हैं आपसे शाम वाली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।